दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी के अंदर दो प्यार करने वाले हैं। एक प्यार करने में बहुत ज़्यादा सीरियस है और एक का पता नहीं। लेकिन फिर ये मोहब्बत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, मोहब्बत परवान चढ़ती है और आगे जाकर ऐसा होता है कि एक का कत्ल हो जाता है। अब जब कत्ल हो जाता है तो मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस आती है, छानबीन करती है। कुछ समय तक पुलिस छानबीन करती रहती है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद में जो कातिल होता है ये आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। लेकिन जब कातिल पुलिस की गिरफ्त में आता है और पुलिस कातिल को लोगों के सामने करती है कि ये कातिल है, तो जितने भी लोग वहां पर थे वो सब के सब हैरान थे। ना कि लोग हैरान थे बल्कि पुलिस भी हैरान थी कि आखिरकार ये कातिल कैसे हो सकता है। तो आज की जो कहानी है ये अपने आप में ऐसी कहानी है जो दिल को झकझोर देने वाली कहानी है, या फिर यूं कहूं कि आत्मा को कचोट देने वाली कहानी है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के ज़िला बांदा से। दरअसल इसी बांदे ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, बिसंडा थाना। और ये जो बिसंडा थाना है, इसी बिसंडा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, कैरी गांव। इसी कैरी गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करता है, इसका नाम बालकरण पटेल है। अच्छा, जो बालकरण पटेल है इसने साल 2005 में किसी वजह से एक मर्डर कर दिया था। मामला पुलिस में पहुंचा था, बात कोर्ट तक गई और कोर्ट ने इसको सज़ा सुना दी। अब साल 2005 से ही ये व्यक्ति जेल में है। उसके बाद में साल 2023 का साल आ जाता है, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साल 2017-18 साल ये व्यक्ति जेल में रहता है। लेकिन साल 2023 के अगस्त के महीने में साल 2023 के अगस्त शुरुआत में इसको बेल मिल जाती है। अब उसके बाद में ये व्यक्ति घर आता है। घर आने के बाद में अपनी पत्नी, अपने बच्चों से मिलता है। उसके बाद में तमाम गांव वाले लोगों से मिलता है। अब आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति जो 17-18 साल से जेल में है, तो उसके जाने के बाद में जब वो लौट के आएगा तो कितनी सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी, कितनी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बिखर चुकी होंगी, जिन सबको संभालना है। अब बेचारा बालकृष्ण पटेल आता है। आने के बाद में सबसे पहले तो 2-4 दिन आराम करता है, अपनी पत्नी वगैरह से मिलता है, बाकी अन्य रिलेटिव से भी मिलता है। उसके बाद में गाँव के कुछ लोगों से भी मिलता है। अब इतना सारा समय जेल के अंदर रहा, अब घर परिवार को चलाना था, तो धीरे धीरे ज़िंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। सबसे पहले अपनी खेती बाड़ी सारी चीज़ों को एक बार चेक करता है। उसके बाद में नॉर्मल ज़िंदगी में ढलने लग जाता है। दोस्तों धीरे धीरे ये वक्त गुजर ही रहा होता है कि इसी बीच में एक तारीख आ जाती है, और ये जो तारीख होती है, ये तारीख होती है 23 अगस्त साल 2023। और इसी 23 अगस्त साल 2023 को जो बालकृष्ण पटेल था, ये आता है शाम को अपने खेत से। आने के बाद में खाना वगैरह खाता है। खाना वगैरह खाने के बाद में ये सो जाता है। अच्छा, घर के जो बाकी के लोग थे वो सारे लोग भी सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सुबह सुबह के वक्त होता है, उसी समय इसी घर से पुलिस थाने में एक फ़ोन पहुंचता है। फ़ोन करने वाली एक महिला थी। महिला बताती है कि साहब जल्दी आ जाइए, हमारे घर के अंदर कुछ लोगों ने, कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया है और वो मेरे पति को बहुत बेरहमी के साथ में मार रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पति को जान से मार देंगे और हमें भी मार रहे हैं, आप जल्दी आ जाइए। अब इस तरीके की सूचना सुबह सुबह पुलिस को मिलना, पुलिस जल्दी से, जितने भी पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद होते हैं, तुरंत गाड़ी में बैठते हैं। उसके बाद तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं घटनास्थल पर। लेकिन जैसे ही बालकृष्ण पटेल के घर के अंदर पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि एक व्यक्ति है जो ज़मीन पर मरा पड़ा है। उसके जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। जो महिला है, जिस महिला ने फ़ोन किया था, वो कमरे के अंदर बंद है, अंदर से ही चीख रही है, रो रही है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं। उसके बाद में उस कमरे को खोला जाता है जिसके अंदर वो महिला थी। महिला को बाहर निकाला जाता है, पूछताछ की जाती है, पूछा जाता है क्या कुछ हुआ। तो महिला फिर वही बात बताती है कि साहब मैंने फ़ोन किया था कि कुछ लोग हमारे घर के अंदर घुस आए हैं और उन्होंने मेरी पति को मारना पीटना शुरू कर दिया है। अब पुलिस वाले उस महिला से ये पूछते हैं कि अगर वो तुम्हारे पति को मार पीट रहे थे तो कुछ तो वजह बताई होगी, उन्होंने मारने पीटने की, झगड़ा करने के पीछे कुछ तो वजह बताई होगी। जब ये सारी बात पुलिस वाले पूछते हैं तो ये जो महिला थी
अब पूरी कहानी सुनाती है। ये महिला पुलिस को बताती है कि साहब शाम का खाना खाकर हम सब लोग तो सो गए थे। उसके बाद में अचानक से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे और हमारे घर के अंदर घुस आते हैं। पति के साथ में मारपिटाई करने लगते हैं। मेरे साथ भी मारपिटाई करते हैं। मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। लेकिन फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि उन्होंने कोई बात कही थी क्या। तो महिला बताती है कि हाँ, उन्होंने कहा था कि तुमने हमारी पत्नी के साथ में बदतमीज़ी की है और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब जैसे ही ये बात सामने आती है कि पत्नी के साथ में बदतमीज़ी की है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लिहाजा पुलिस वाले अब इसी एंगल को अपना आधार बनाते हैं। आगे ये महिला बताती है कि जब मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया तो उन्होंने तमंचे से मेरे पति को गोली मार दी, जिसकी वजह से मेरे पति की मौत हो गई। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हैं और उसके बाद में इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब ये जो केस था धीरे धीरे तूल पकड़ रहा था, मामला ऊपर तक पहुंच जाता है। सबसे पहले पुलिस के जो आला अधिकारी होते हैं इस पूरे मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति जिसने किसी की पत्नी के साथ में बदतमीज़ी की थी और उसी ने इसकी हत्या कर दी, क्योंकि मारते टाइम उसने ये लाइन तो बोली थी। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले अब इस व्यक्ति यानी मरने वाले व्यक्ति की कुंडली खंगालते हैं कि ये व्यक्ति कैसा था, इसकी किसी से क्या दुश्मनी थी, क्या रंजिश थी। लिहाजा जब इसकी कुंडली खंगाली जाती है तो पता चलता है कि साल 2005 के अंदर इसने एक मर्डर कर दिया था और उसी मर्डर के केस में ये लगभग 18 सालों तक जेल के अंदर बंद था और अभी हाल ही में ये जेल से छूट कर आया था। तो इस बात से एक चीज़ तो साफ हो चुकी थी कि अगर इस व्यक्ति की किसी से दुश्मनी रही होगी तो या तो 17-18 साल पहले रही होगी या फिर अभी जब ये छूट के आया उसके बाद आकर इसने किसी की पत्नी से बदतमीज़ी कर दी। इन सारी ही चीज़ों को पुलिस जो थी आधार बनाकर छानबीन शुरू करती है और सबसे पहले पुलिस ये सोचती है कि अगर हम लोग गांव के अंदर, जो कैरी गांव है, उस गांव के अंदर छानबीन कर कर ये पता लगा लें कि इस व्यक्ति ने किसकी पत्नी के साथ में बदतमीज़ी की है, तो ये जो पूरा मामला है पानी की तरह साफ हो सकता है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस की जो अलग अलग टीमें होती हैं गांव के अंदर अलग अलग लोगों से बातचीत करना शुरू करती हैं। पुलिस को जो मुखबिर होते हैं उनको भी एक्टिव करती है। साथ के साथ गांव के जो प्रधान होते हैं उन प्रधान से भी इस बारे में बात की जाती है कि आप पता लगाओ कि जो बालकरण पटेल है उसने हाल फिलहाल में जेल से छूटने के बाद में गांव के अंदर किसी की पत्नी के साथ में कोई बदतमीज़ी की है क्या। लिहाजा तमाम गांव वालों से पूछताछ होती रहती है। धीरे धीरे जो समय है वो समय गुजरता है और लगभग 24 घंटे इस पूछताछ में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों 24 घंटे तक जब पूछताछ चलती है तो फिर इसका रिजल्ट भी आता है। गाँव वाले कहते हैं कि साहब जो बालकरण पटेल है वो इस तरीके का व्यक्ति ही नहीं था। वो थोड़ा गुस्सैल, थोड़ा झगड़ालू तो था, लेकिन चरित्रहीन और छिंदरा टाइप का वो लड़का नहीं था। अब ऐसे में पुलिस वालों का जो जहन था ये दूसरी तरफ जाता है, क्योंकि तमाम गांव वाले कह रहे हैं कि वो इस तरीके का व्यक्ति था ही नहीं कि किसी की पत्नी के साथ में कोई छेड़खानी करे। लेकिन दूसरी तरफ जो पत्नी है वो ये बोल रही है कि तुमने हमारी पत्नी के साथ में मारपिटाई की, बदतमीज़ी की और उसके बाद में अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस पूरी बात से दो चीज़ें साफ हो रही थी कि या तो पत्नी झूठ बोल रही है या फिर पूरा का पूरा गांव झूठ बोल रहा है। लेकिन पूरा का पूरा गांव झूठ बोलेगा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है और पत्नी झूठ बोलेगी, बात बनाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लिहाजा पुलिस वाले अब इसी एंगल पर छानबीन शुरू करते हैं और पुलिस वालों की जो शक की सुई थी अब सीधा सीधा इसी बालकरण पटेल की पत्नी के ऊपर जाकर रुक जाती है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले बालकरण पटेल, जिसकी पत्नी का नाम संतोषिया होता है, इसी के इर्द गिर्द छानबीन को जुटाते हैं। सबसे पहले पुलिस वालों की जो एक टीम होती है वो बालकृष्ण पटेल के घर पे पहुंचती है। लेकिन जब पुलिस बालकृष्ण पटेल के घर पे पहुंचती है तो पुलिस वहां पर जाकर देखती है कि घर के अंदर लिपाई हुई है। लिपाई यानी जो मिट्टी से गोबर पाता किया जाता है घर के अंदर ताकि धूल मिट्टी ना उड़े। आमतौर पर गाँव में आज भी ये चीज़ें हैं। लेकिन पुलिस यहाँ पर कन्फ्यूज़न में ये थी कि हो सकता है कि लिपाई एक दिन पहले की गई हो। लेकिन पुलिस ये भी सोचती थी कि हो सकता है इस लिपाई से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपाने की कोशिश की गई हों। दूसरी तरफ संतोषिया का जो बयान था वो ये बयान था कि जो मारने वाले लोग थे उसमें से एक व्यक्ति कह रहा था कि तुमने मेरी पत्नी के साथ में बदतमीज़ी की है, तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन चीज़ें कुछ ऐसी मिल नहीं पाई। कहीं ना कहीं संतोषिया के ऊपर पुलिस को शक तो था, इसलिए पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, संतोषिया पुलिस को गुमराह कर रही है या फिर झूठ बोल रही है या फिर गांव वाले सही बात बता नहीं पा रहे हैं। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि एक बार बालकृष्ण पटेल
और संतोषिया इन दोनों की मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाल लेते हैं। हो सकता है कि इन दोनों के मोबाइल से कुछ सस्पिशियस मिल जाए। लिहाजा जब कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती है तो बालकृष्ण पटेल के मोबाइल नंबर से तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन संतोषिया के मोबाइल से कुछ अजीब मिलता है। दरअसल 23 अगस्त साल 2023 को जब ये कत्ल हुआ था, उसी रात में जो संतोषिया थी, इसने लगभग 2 से ढाई बजे के आसपास किसी को कॉल किया था। अब घर के अंदर जिसमें पति भी सोया है, बाकी के लोग भी सोए हुए हैं, तो 2:30 बजे के आसपास पत्नी किसको कॉल करेगी? जाहिर सी बात है किसी की खैर खबर के लिए तो फ़ोन करेगी नहीं। हो सकता है कुछ संदिग्ध हो। लिहाजा पुलिस वाले अब ये पता लगाते हैं कि आखिरकार जिस नंबर पे कॉल की गई थी वो नंबर किसका है। और जब ये पता चलाते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर है राजकुमार पटेल का। लिहाजा पुलिस वाले अब समझने में देर नहीं करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है और इस पूरे घर के अंदर क्या कुछ हुआ होगा और क्या कुछ नहीं हुआ होगा। लिहाजा उसके बाद में पुलिस बालकृष्ण पटेल की पत्नी संतोषिया और उसके बाद में उसके प्रेमी राजकुमार पटेल, इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद में जब इन दोनों को पुलिस थाने लेके आती है और जब इन दोनों से पूछताछ करती है तो थोड़ी देर तक तो इधर उधर की बातें, तमाम चीज़ें होती रहती हैं। लिहाजा पुलिस की सख्ती के आगे ये लोग अपना मुंह खोलते हैं और उसके बाद जो कहानी सुनाते हैं वो कहानी एक तो ऐसी थी कि एक बहुत ही चालाकी के तरीके से कत्ल की स्क्रिप्ट लिखी गई थी और दूसरी 18 साल पहले की एक साजिश इस कत्ल करने की वजह बनती है। दरअसल इस पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है, ये शुरुआत होती है लगभग 17 से 18 साल पहले, यानी साल 2004-5 में। ये जो बालकृष्ण पटेल है, ये खेती किसानी किया करता था और इसका जो खेत था, इसी के बगल में एक और व्यक्ति का खेत था और उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार पटेल, राजाराम पटेल। और जो राजाराम पटेल और बालकृष्ण पटेल, इन दोनों के बीच में आए दिन उस खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा हुआ करता था। कभी राजाराम पटेल मेड़ काट लिया करता था तो कभी ये जो बालकृष्ण पटेल था ये मेड़ काट लिया करता था और इसी मेड़ को लेकर दोनों के बीच में लगातार झगड़े तकरार वाली जो चीज़ें थी चलती रहती थी और इसी वजह से ये दोनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। साल 2005 अक्टूबर के महीने में जो बालकृष्ण पटेल था, ये इस कदर गुस्सा हो जाता है राजाराम पटेल पर कि तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। अब जो कि गोली मारी गई थी दिन दहाड़े, तमंचे से गोली मारी गई थी, तो गवाह, सबूत, ये सारी चीज़ों का कुछ अभाव तो था नहीं। इसलिए मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस तक जब मामला पहुंचा तो फिर कोर्ट में मामला पहुंचा और कोर्ट ने साल 2005 में बालकृष्ण पटेल को सज़ा सुना दी। अब इधर बालकृष्ण पटेल जो था वो जेल में चला गया। इधर जो पत्नी थी बालकृष्ण पटेल की, संतोषिया, ये कभी कभी अपने पति से मिलने जाती, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ अब इसका मिलना भी अपने पति से कम हो गया। अब उसके बाद में इस गांव के अंदर एक अजबी कहानी शुरू होने वाली थी। दरअसल बालकृष्ण पटेल की जो पत्नी संतोषिया थी, उधर राजाराम पटेल का जो भाई राजकुमार पटेल था, तो राजकुमार पटेल और संतोषिया के बीच में पहले तो दुश्मनी थी, लेकिन अब ये दोनों फैसला करते हैं कि इस दुश्मनी को बांट लिया जाए। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी साजिश थी, मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। अब उसके बाद में जो दोनों दुश्मन परिवार थे, इन दोनों परिवारों के जो दो लोग थे, यानी बालकृष्ण पटेल की पत्नी संतोषिया, उधर जिसका कत्ल हुआ था राजाराम पटेल, उसका भाई रामकुमार पटेल, ये दोनों एक दूसरे के साथ में नज़दीक आने लगते हैं। प्यार जो था परवान चढ़ता है। दोनों एक ही घर के अंदर, एक ही छत के नीचे जब चाहते एक दूसरे के साथ संबंध बनाते और ये मामला लगभग 17 से 18 साल तक चलता रहता है। उसके बाद में साल 2023 में बालकृष्ण पटेल को जमानत मिल जाती है। इसके अच्छे नेचर की वजह से, इसके अच्छे स्वभाव की वजह से इसकी सज़ा थोड़ी कम कर दी जाती है। ये गांव के अंदर आता है। जब गांव के अंदर आता है, लोगों से मिलता है, तो लोगों से इस बालकृष्ण पटेल को अजीब बात पता चलती है। इसको पता चलता है कि तुमने तो एक व्यक्ति का कत्ल किया, एक बार कत्ल किया, लेकिन उसका जो भाई है तुम्हारी पत्नी को रोज़ इस तरीके से चरित्रहीन कर रहा है, रोज़ एक बार कत्ल कर रहा है, रोज़ तुम्हें मार रहा है। अब ये चीज़ें बालकृष्ण पटेल सुनता है तो अपनी पत्नी संतोषिया से इस बारे में बात करता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो रास्ता गलत है। तुम उसी परिवार के एक सदस्य के साथ में ये सब कुछ कर रही हो जिसके परिवार के एक सदस्य का मैंने कत्ल कर दिया, जिसके इल्ज़ाम में मैं सज़ा काट के आया हूँ, और उसी के भाई से तुम इस तरीके की चीज़ें कर रही हो। लिहाजा जो संतोषिया थी वो अपने पति की इस बातों को नज़रअंदाज करती है और जैसे चल रहा था वैसे ही चलने देती है। अब बालकृष्ण पटेल को ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नागवार गुजरती हैं कि वो अपनी पत्नी संतोषिया के ऊपर ना की बंदिश लगाता है, बल्कि उसका मोबाइल फ़ोन तक छीन लेता है।
अब इधर जो संतोषिया थी, जो पिछले 17-18 साल से आज़ाद थी, जो चाह रही थी वो कर रही थी, अब उसके ऊपर बंदिश लगी तो एक तरीके से उसको उसका पति ही बंधन लगने लगा, कांटा लगने लगा। अब उसके बाद में एक बार ऐसा होता है कि ये जो बालकरण पटेल था, ये गांव के अंदर जाता है बकरा खरीदने के लिए, और उसी समय इसकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम होता है राम नरेश पंचा। दरअसल बालकरण पटेल चूंकि एक बकरा लेने के लिए गया हुआ था, राम नरेश पंचा से इसकी मुलाकात होती है। किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बकरे को लेकर झगड़ा हो जाता है। अब राम नरेश पंचा और इधर बालकरण पटेल, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा होता है, तो बालकरण पटेल जो था वो राम नरेश पंचा की पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद में बालकरण पटेल जो था वो घर आ जाता है। अब जो राम नरेश पंचा था ये भी बदले की आग में जलने भूनने लगता है। उधर राजाराम पटेल का जो कत्ल हुआ था, उसका जो भाई था राजकुमार पटेल, वो भी बदले की आग में लगभग 18 साल से भून रहा था। इधर जो पत्नी थी उसको भी उसका पति कांटा लगने लगा था, उसको भी अपने पति से मुक्ति चाहिए थी। लिहाजा अब ये तीनों लोग जो थे मिल जाते हैं, और इन तीनों लोगों का जो टारगेट था वो सिर्फ एक था, बालकरण पटेल। लिहाजा उसके बाद में ये लोग प्लानिंग करते रहते हैं कि कत्ल किया जाए तो कैसे किया जाए। पहले तो ये लोग सोचते हैं कि चलो जहर दे देते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर हमने जहर देकर मार दिया तो फिर क्या ही फायदा, क्योंकि जहर देकर अगर मार दिया तो वो व्यक्ति बस मर जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि उसको किसके किए की सज़ा दी गई है। तो उसे मारना तो ऐसे है ताकि उसे पता भी चले कि हमने बदला ले लिया। लिहाजा उसके बाद में सोचते रहते हैं 23 अगस्त साल 2023 का वो दिन आता है। आखिरकार अब फैसला हो जाता है कि आज ही रात कत्ल करना है। उसके बाद में राजाराम पटेल, जिसका साल 2005 में कत्ल हुआ था, उसका जो भाई था राम कुमार पटेल, जो कि संतोषिया के बहुत ज़्यादा करीब था, वो आता है। अपने साथ में राजाराम पटेल के बेटे राजेश को लेके आता है, और उसके साथ में आता है राम नरेश पंचा, जिसके साथ में अभी हाल फिलहाल में दुश्मनी हुई थी। अब ये तीनों लोग आते हैं। उधर संतोषिया पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी थी। उसके बाद में घर के अंदर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में इसको उठाते हैं। उठाने के बाद में अब बारी बारी से इसे मारना शुरू करते हैं। इसको बताते हैं कि तुमने क्या किया था और किस वजह से तुम्हें मारा जा रहा है। अब बालकरण पटेल अपने आप को बचाने की तो कोशिश करता है, लेकिन इधर 4 लोग थे। लिहाजा पहले तो मारते हैं। उसके बाद में राजकुमार पटेल जो था वो अपने पास से तमंचा निकालता है और बहुत सटा के बालकरण पटेल के गोली मार देता है। अब जैसे ही गोली मारी जाती है तो खून के जो छींटे होते हैं चारों तरफ कमरे पे चले जाते हैं। अब चूंकि कमरे के अंदर पति और पत्नी दोनों मौजूद थे, तो ऐसे में संतोषिया फंस भी सकती है। संतोषिया को बचाना भी था। लिहाजा उसके बाद में उस डेड बॉडी को उठाते हैं, आंगन में लेके जाते हैं। पूरे क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट करते हैं आंगन के अंदर, और जो कमरा था जिस कमरे के अंदर खून के छींटे आ चुके थे, उस कमरे की गोबर से लिपाई कर देते हैं ताकि जो खून के छींटे थे उनको छुपाया जा सके। और उसके बाद में जब पुलिस पहुंची थी तो वो लिपाई इसी तरीके से ताज़ी दिखाई पड़ रही थी, जिसके बाद पुलिस को कुछ शक हुआ था। बहरहाल उसके बाद में संतोषिया कहती है कि मुझे कमरे के अंदर बंद कर दो। उसके बाद संतोषिया पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस आती है, सारी चीज़ें देखती है, पोस्टमार्टम कराती है। लेकिन दोस्तों पुलिस जब इस पूरी घटना का खुलासा करती है तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई चीज़ें थीं। एक पत्नी जो अवैध संबंधों में अपने पति की दुश्मन बन बैठी, एक वो व्यक्ति जो महज एक छोटे से झगड़े के पीछे बालकरण का दुश्मन बन बैठा, और एक वो व्यक्ति जो 18 साल से अपने भाई के बदले की साजिश रच रहा था। बहरहाल ये थी पूरी कहानी। दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स मुझे ज़रूर से ज़रूर करिएगा। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।